के प्रति जो है ना इतना होना वो ज़रूरी है। जैसे मैंने पूछा ना कि डॉक्टर किसको बनना है, तो उसमें सोचना नहीं था, वो तो मेरा बहुत पुराना सपना है। ठीक है ना, बस उसे साकार करने का समय अब मिला है मुझे। वो सपना तो बहुत पुराना है मेरा। ठीक है ना, वो सपना ऐसा नहीं कल या परसों मुझे याद आई कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। मैं उसके लिए तैयारी बहुत दिन पहले से कर रहा हूँ भाई। बहुत दिन भी ना मानूं तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल तो मान ही सकता हूँ। जिसने 11वीं 12वीं में बायो ली, मतलब उसका था कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा इसलिए मैंने बायो ली थी। ठीक है ना। और किसी ने अगर मान लो ड्रॉप भी ले लिया तो कम से कम उसके जीवन में 3 साल तो हो गए इसी सपने के लिए काम करते हुए। और उसके बाद भी अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि डॉक्टर किसको बनना है, तो सोचना पड़ रहा है मुझे कि मेरा लक्ष्य ये है कि नहीं है। तो अब बताओ डॉक्टर किसको बनना है। ठीक है, मतलब इतना होना चाहिए जीवन में। मैं आपको कल की एक बात बताऊं। कल यूपीएससी एग्जाम था। मैं नहीं लिख रहा। ठीक है ना मैंने छोड़ दिया। तो जो है मेरी सिस्टर लिखने गई, तो यहीं पर सेंटर था। जो आगरा रोड पर एक डीपीएस स्कूल है, उसके पास में ज्ञान महाविद्यालय करके उसमें सेंटर था। तो मैं सुबह कल गया उसके साथ में। तो जब मैं गेट पर पहुंचा तो वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं छोड़ने आया हूँ इसको। तो मतलब खड़े होकर बात करने लगा। तो मैं इस एग्ज़ाम को लिखूंगा भी नहीं, मेरा सपना ही नहीं है वो। मतलब मेरा सपना नहीं है सरकारी जॉब करना, तो मैं इस एग्ज़ाम को, मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं लिखूंगा ही नहीं, मेरा सपना आप अलग है। तो बोले कि ऐसा क्या है भाई आपका, क्या आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ऐसी बात कह रहे हो। तो मेरा सपना अपना बिजनेसमैन बनना है। मतलब क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि 4 यूपीएससी के लोगों को एग्जाम देते हुए देखा और मैं डाइवर्ट हो गया कि नहीं अब यार ये अच्छी बात है इसको कर लेता हूँ। नहीं, मेरा क्लियर है कि नहीं मुझे ये करना है। ठीक है ना। तो हर इंसान की लाइफ में अपना लक्ष्य का क्लियर होना सबसे ज़रूरी है। तभी आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो। तभी है ना सुबह की नींद खराब कर सकते हो। अगर क्लियर नहीं है तो सुबह की नींद खराब करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आज बहुत मुश्किल लगा होगा आना, है ना, कि अभी तक तो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, मन आया तब उठे, मन आया तब जो है ना सो लिए। लेकिन आज मजबूरी थी कि नहीं भैया 6 बजे उठना है, कोचिंग पहुंचना है। तो आज थोड़ी सी तकलीफ तो हुई होगी। क्यों, एक अलार्म बंद भी कर दिया होगा, बंद करने के बाद फिर दोबारा से है ना कैसे भी कर करा के मजबूरी में उठा होगा। तो खैर, देखो भाई, हमारे पास में जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि है ना बहुत दिन है। अच्छा एक बात समझते हो क्यों भाई, मतलब ये लिखने वाली, मतलब कॉपी में लिखने वाली बात नहीं है। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मैं बता दूंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना। मतलब आप ये समझते हो। बताओ भाई, ये बात किसने कही है। हम्म। अरे बोलो। वही सर ने कही है तुमसे तो। अरे मुझे क्या मालूम किसने कही कब कही। अभी फिलहाल मुझसे किसने कही है। फिलहाल तो मोहित सर ने कही है ना। तो फिलहाल अगर मोहित सर ने कही तो मोहित सर का नाम लेना है। ठीक है ना। वैसे तो किसी बड़े आदमी की बात होगी, जाहिर सी बात है, मोहित सर ऐसी बात नहीं कर सकते। ठीक है। किसी बहुत बड़े इंसान की कोई बात रही होगी। तो खैर, मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है। बड़ा सिंपल, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग बताना और कुछ नहीं बताना है ना। पहले से हार मान लेंगे तो हम हारे गए, या कुछ और। सिंपल, जो इंग्लिश में लिखी बात है उसे हिंदी में कंसिडर करो और कुछ नहीं है। क्या लिखा है बताओ। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर हम किसी प्लान को बनाने में ही नाकामयाब हैं, किसी काम को करने के लिए अगर हम कोई सही प्लान ही नहीं बना पाए, तो इसका लगता है कि हम जो भी आप कह सकते हो काम करेंगे उसमें फेल होना हमारा तय। इसका मतलब ये है कि मुझे नीट की जो भी तैयारी करनी है वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करनी है, रैंडम नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन मेरा मन आया, एक दिन मैंने है ना कहीं से जो है कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली इंस्टाग्राम पे, और उस दिन मैंने बहुत पढ़ाई की जाके। ठीक है ना, मैं घर पहुंचा, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने बाकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं पढ़ने बैठ गया और मैं बस पढ़ता ही रहा। पूरी रात गुजर गई, सुबह कोचिंग पढ़ते पढ़ते आ गया। लेकिन अब पता चला कि अगले मैं 15 दिन के लिए गायब हूँ इस दुनिया से।
15 दिन में मैंने पढ़ाई से संबंधित फिर बात ही नहीं देखी। मतलब ये प्लानिंग काम नहीं करेगी मेरी। मुझे चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है ना। मुझे एक बेस्ट वे चाहिए तैयार करने का। इसलिए मैंने लिखा है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर हम सही से प्लान ही नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में किसी बात को, और ऐसा नहीं कि ये पढ़ने के लिए, हम पढ़ने के अलावा किसी भी फील्ड की बात कर सकते हैं कि हमारे पास में हर फील्ड में कामयाब होने के लिए एक सही प्लान का, एक सही स्ट्रेटजी का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम, अब तक नीट एग्ज़ाम नो डाउट टफ था ही, माना कि मतलब लेवल वाइज टफ नहीं था, क्वेश्चन वाइज टफ नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाइज, सीट वाइज भी टफ था भाई। कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ सीट्स आप जानते हो ना, अगर एक सही अच्छे मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत कम होती हैं कंपेरेटिवली। तो वो मेरे लिए टफ था ऑलरेडी। लेकिन इस बार क्या है कि भाई पेपर के टफ आने से वो मेरे लिए एक तरह से डबल टाइम टफ हो गया कि भाई अब तो पेपर भी टफ रहेगा मेरे पर, और दूसरा साथ साथ में नंबर ऑफ सीट तो उतनी लिमिटेड है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा आप जानते हो बढ़ोतरी होनी भी नहीं है कि एक साल में एकदम कोई ड्रास्टिक बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। 2-4 हज़ार सीट मुश्किल से ऐड होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाके। तो मतलब एक बढ़िया एग्जाम की आप मतलब बात कर रहे हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं मतलब कहीं देख रहा था तो उसमें था कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में 4th नंबर पर नीट का एग्जाम था। पहले नंबर पे यूपीएससी था, दूसरे पे आईआईटी एडवांस का था, तीसरे पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले का होता है वो था, और 4th नंबर पर जो है नीट का एग्जाम। मतलब आप इंडिया के है ना एक टफेस्ट एग्जाम को लिखने जा रहे हो, तो इसके लिए मेरी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में समय बताओ कितना है, बोलो भाई। नीट एग्जाम तक आपके पास में समय कितना है? कितने? 11 महीने हैं, ठीक है। आज तारीख कितनी है? 26 मई। मान लेता हूँ 3-4 दिन आप और निकाल दोगे, ठीक है ना। 1 जून से बात कर लेते हैं। 1 जून 2025 से, बोलो, फरवरी 28 की 29 की? 28 की, 29 की कब पड़ेगी? 2028 में, ठीक है। तो 28 फरवरी तक, मतलब मैंने मार्च अप्रैल काउंट नहीं किए। मार्च अप्रैल मुझे काउंट करने की नीड नहीं है। मैं मार्च अप्रैल अपना टाइम कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल मेरे पास में 2 महीने एक्स्ट्रा टाइम है, मैं ये मान ही नहीं रहा हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि आपने देखा होगा ये एक इंसान का बिहेवियर है कि उसे किसी काम को करने के लिए जितना समय दिया जाए वो हमेशा उतना ही समय लगाता है ना। ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि कभी अगर ऐसा हो कि किसी प्रेशर के अंडर मुझे कोई काम है ना 1 घंटे में करना हो तो मैं 1 घंटे में पूरा कर लूँगा। और अगर मुझे पता हो कि ये काम मुझे करने का पूरा दिन मिला हुआ है तो आपने देखा है कि 2 मिनट काम किया फिर मैं बैठ गया। और आजकल तो समय पास करने का रील सबसे बढ़िया जरिया है ना। आजकल ये भी नहीं कि मुझे किसी को कॉल करके परेशान करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है किसी से बात करनी पड़ेगी, ये भी नहीं है। मैं तो चुपचाप बैठा रील देखता रहूँगा और पता भी नहीं चलेगा कि उसमें आधा दिन कहाँ निकल जाता है। तो क्या रील सब लोग देखते हैं? बोलो भाई। ठीक है, आज से देखोगे। मना तो कर रहे हो, सोच समझ के मना करना, ठीक है ना। बोलो। अच्छा एक बात है, इसके लिए कोई एकदम मना नहीं कर पा रहा है, बहुत सोच रहा है कि मैं नहीं कह दूं तो फिर नहीं देख पाऊंगा, है ना। नहीं, चोरी छुपी तो देख ही सकते हो ना, यहाँ नहीं देख सकते हो वो अलग बात है, यहाँ तो तुम्हें मालूम है क्यों नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये जो लगा हुआ है ये पढ़ पा रहे हैं क्या सभी लोग, पीछे वाले लोग भी? बोलो भाई, सबसे लास्ट बेंच वालों के लिए बहुत जरूरी होता है ये, क्योंकि जनरली सामने वाले तो हम हमारी नज़र में रहते हैं, हम देखते भी रहते हैं। लास्ट बेंच पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ से देख पाना, ठीक है ना। इसलिए तो वो उधर उधर भी लगवा रखे हैं ताकि लास्ट बेंच वाले वहाँ पढ़ पाए, ठीक है। और जहाँ हम नहीं देख पाते वहाँ हमारा स्टाफ कैमरे से देखता रहता है, कि हमें तो फायदा है इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर मान लो पर डे, एक मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कि पर डे अगर पूरी कोचिंग में ऐसे 10 बच्चे भी मिल जाते हैं मुझे, तो एक बच्चे का फाइन कितने का है? 500 रुपये का मोबाइल चलाने पे। इसलिए मोबाइल आपको पूरा ध्यान रखना है, जब टीचर क्लास में है तब आप मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, क्लास का जैसे गैप मिलता है, हर क्लास के बीच में 15 मिनट का गैप रहता है आपका, आप उससे मोबाइल चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप व्हाट्सअप चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, जो आपका मन है आप अपना उस समय चलाओ। लेकिन जिस समय टीचर क्लास में है
आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये सोचते हुए भी नहीं करेंगे कि टीचर तो इधर लिख रहा है, मुझे कैसे देख पाएगा। मैंने बताया ना कि एक दो स्टाफ हमारा सिर्फ वहाँ कैमरे में यही देखता रहता है कि आप में से कौन मोबाइल चला रहा है। और मेरी बात पे यकीन ना हो तो हमारे कुछ पुराने बच्चे बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा कि क्या ऐसा हुआ है आपके साथ में पिछले साल कि आप चोरी छुपे मोबाइल चलाने की कोशिश कर रहे थे और आपको मोबाइल पकड़ा गया था। बस लास्ट ईयर फाइन वाला प्रोविजन नहीं था, इस बार हमने फाइन वाला प्रोविजन भी ऐड कर दिया। हमने सोचा कुछ बिजनेस ही कर लेते हैं इस बहाने, ठीक है ना। तो जो है ओल्ड स्टूडेंट कितने हैं हमारे, ये सब ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो मैं जो बात है आपसे कहूँ, अगर आपको लगता है कि इनका मुझे प्रूफ भी दीजिए, तो प्रूफ कहाँ से मिलेगा, इनसे मिलेगा। इनसे पूछ लेना कि भाई ये बात सच है क्या, ठीक है ना। ये बता देगा कि हाँ ये जो कह रहा है ये झूठ नहीं कह रहा है, ये सच कह रहा है। तो आप जो है ना मोबाइल नहीं चलाएंगे, मतलब ये मैं मतलब फाइन के मतलब आप कह सकते हो रेस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ, बट आप पढ़ने आए हो तो क्लास में फिर मोबाइल चलाने का कोई मतलब नहीं है ना। आप घर पर मोबाइल चलाओ, आप घर पहुंच गए उसके बाद आप जो भी मोबाइल चलाओ, मैं एक भी दिन आपके घर आके आपको रोकने नहीं आऊँगा, है ना। आपसे नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल क्यों चला रहे हो, बट क्लास में है ना, जब क्लास चल रही है टीचर की उस समय आप मोबाइल नहीं चलाना है, पहली बात। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, नोट सभी को सारी बातें करनी है, चाहे वो मेरा ओल्ड स्टूडेंट ही सही, न्यू स्टूडेंट को तो करनी करनी, लेकिन मेरे जितने ओल्ड स्टूडेंट हैं मैं उनको भी ये बात कहूँगा कि उनके पास भी एक नई कॉपी होनी चाहिए और उनके नोट्स भी सारे नए तरीके से ही लिखे जाने हैं, ठीक है ना। मतलब मुझे सिंपल जो है वो सिनेमा हॉल वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं आराम से बैठा हूँ, सामने कोई है ना एक्टर एक्टिंग कर रहा है ना, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी एक्टिंग अच्छी चल रही है खराब चल रही है, मतलब वो वाली नहीं। मैं एज अ स्टूडेंट क्या करूँगा भाई, तो हर एक बात अपनी कॉपी में नोट करूँगा, चाहे मेरे पास में सेम बात पहले से क्यों ना लिखी हो, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी नोट करूँगा। तो मेरे जितने पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए भी बात कहूँगा, उनके पास भी सारी चीज़ें दोबारा से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई बात पुरानी नहीं चलेगी, पुराने नोट्स उठा के रख देंगे हम, नए सिरे से नोट्स बनाएंगे, नए सिरे से हम तैयारी करेंगे, सारी चीज़ हमें नए तरीके से स्टार्ट करनी है। तो आपके पास में मैंने कहा मार्च अप्रैल मैंने हटा दिया, वो समय ही नहीं था आपका। मुझे बताओ 1 जून से लेके 28 फरवरी, मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने हैं करीब मेरे हिसाब से। कितने डेज हैं भाई आपके पास में, 270 डेज मान लेता हूँ। मेरे पास में ये हैं पढ़ने के नंबर ऑफ डेज, 270 डेज। मार्च और अप्रैल कहाँ बचा लिए भाई मैंने, तो मार्च और अप्रैल मेरा बचा हुआ है सिर्फ किसके लिए, रिवीजन के लिए। नया पढ़ने के लिए नहीं है वो मेरे लिए, नया पढ़ने के लिए मेरे पास में 270 दिन है। और 270 दिन बहुत हैं, अगर मैं आज से ईमानदारी से किसी काम में लग जाऊं तो 270 दिन आप कम नहीं मान सकते कि भाई 270 दिन मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं, कम कब पड़ेंगे, जब मैं जागूंगा ही जनवरी में जाके, मुझे लगा अब मुझे नीट की तैयारी करनी है, फॉर्म भर दिया मैंने, अब मैं नीट की पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ, उस दिन वो नंबर ऑफ डेज कम पड़ जाएंगे आपके लिए, लेकिन आज से कम नहीं पड़ेंगे कभी भी। तो ये सिर्फ मेरे पास में मार्च और अप्रैल जो होंगे वो मेरे रिवीजन के लिए होंगे, प्लस मैं जितने भी उस समय पर फुल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ उतने फुल टेस्ट के लिए, इसलिए वो मेरा पार्ट ही नहीं है। 270 डेज में मान लो इफेक्टिवली आप कितना दिन पढ़ लोगे, पहले तो आप ही बताओ, पढ़ना तो आपको है। मैं तो 270 दिन पढ़ाने आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ 270 डेज में इफेक्टिवली आप कितना दिन पढ़ सकते हो, कितने नंबर ऑफ डेज हटा दूं जिससे मुझे किसी की शादी कराने जाने पड़ सकता है, ठीक है ना। किसी कारणवश मैं नहीं आ पाऊंगा, वो कारण आप जानते होंगे, आपने पिछले जैसे कई सारे बहाने ढूंढे होंगे कोचिंग ना आने के कि आज मैं इस वजह से कोचिंग नहीं जाऊंगा। कुछ ढूंढा था ऐसा कोई बहाना था, कोई बहाना नहीं था, रोज कोचिंग जाया करते थे जहां भी जो एनरोल्ड था जिस भी कोचिंग में। क्या आप डेली कोचिंग गए थे, बोलो भाई। शुरुआत में डेली कोचिंग गए थे या एंड तक डेली कोचिंग गए थे, एंड तक गए थे। कुछ तो होंगे ऐसे जिन्होंने सोचा होगा लास्ट मोमेंट पे कि अब मैं कुछ नई प्लानिंग तैयार करता हूँ, अब मैं कोई नई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अब मैं उस प्लानिंग को फॉलो नहीं करूंगा। होता है जैसे हम लोग ये काला काम करते हैं। तो बताओ इफेक्टिव कितने दिन मान लो, देख लो, सोच समझ के बोलना है। 250 मान लूँ, 20 दिन हटा दूँ, ये मान लो कम से कम है ना 20 लोगों की शादी तो करा दो एक साल में, इतना तो होना चाहिए। ठीक, तो मान लेते हैं कि 20 डेज हमने हटा दिए, जिसमें भाई एक दो फेस्टिवल्स पड़ जाएंगे जिसमें हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा उस दिन पढ़ने के लिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, है ना। आप, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप, कोई दिक्कत नहीं है। 250 डेज मान लेता हूँ मैं। तो 1 जून 2025 से 28 फरवरी तक करीब आप अगर गिनोगे तो 39 संडेज आएंगे, ऑलमोस्ट इतने। कितने दिन बचेंगे, कितने दिन बचेंगे भाई, वो बोला करो, मतलब ये चुप नहीं रहना है।
बोलना है, मैं नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ तो बोलना ही बोलना है। ठीक है, 39 संडेज आएंगे। संडे वाले दिन मैं नहीं कह रहा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है मुझे। संडे वाले दिन आपको मालूम है कोचिंग में हर संडे एक टेस्ट होता है। मैं भी टेस्ट पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो पूरे साल आपका टेस्ट किस तरह से है ना कोचिंग फॉलो करेगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हर संडे कोचिंग में एक टेस्ट रहता है, जिसको जनरली हम BTS का नाम देते हैं शुरुआत में, ब्रिक्स टेस्ट सीरीज के नाम से, है ना। एक टेस्ट हुआ करता है, वो नॉर्मली जो आपका नीट पैटर्न है उस पर ही रहता है। जैसे अब नीट 180 क्वेश्चन का है तो अब 180 क्वेश्चन पैटर्न पे ही रहता है। तो संडे में मेरा जो काम है वो सिर्फ क्या है, BTS को लिखना, 10 से 1 की टाइमिंग में कोचिंग आना और हर बार BTS लिख के जाना बिना किसी एक्सक्यूज के। बाकी जो मेरे पास समय बचा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन मेरा निकल जाता है, आधा दिन बचा है मेरे पास में करीब, आधा दिन में मैं पढ़ूंगा नहीं। मेरा बहुत मन है, मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस समझते हो क्या? क्या समझते हो बताओ? टू एनालाइज मिस्टेक्स इन द टेस्ट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है आपके लिए। ठीक है ना, कि टेस्ट एनालिसिस की अगर बात की जाए तो एक तो ये कि मैं सिंपल घर पहुंचा, मैंने आंसर की से है ना सिर्फ अपने नंबर जोड़े और मुझे पता चला कि हाँ भाई मेरे पेपर में 550 नंबर है और मैंने पेपर को बंद किया और मैंने उसके बाद कोई मतलब नहीं रखा। ये नहीं करना है आपको। वो मार्क्स तो हम बता देंगे आपको, आपको या तो सेम डे बता देंगे, और सेम डे नहीं बता पाए इनकेस किसी कारणवश तो नेक्स्ट डे हम आपको मार्क्स बता देंगे, और आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना किया है, किस सब्जेक्ट में कितनी रैंक है, ओवरऑल आपकी कितनी रैंक है, ये हम बता देंगे। ठीक है ना, इस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर है, तो ये काम मुझे नहीं करना है। मतलब इस काम को मैंने अगर घर पर जाके किया तो मतलब मैंने कुछ अच्छा तो नहीं किया है। तो टेस्ट एनालिसिस का मतलब है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, कि भाई एक था कि मेरा एकेडमिक पूरा कंप्लीट था, ठीक है ना, कि मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट है, मैं टेस्ट देने आया हूँ तो जो भी पोर्शन मुझसे टेस्ट में पूछा जा रहा है मैं उसकी पूरी तैयारी करके आया हूँ। अगर मेरा एकेडमिक कंप्लीट है तो मुझसे गलती कहाँ हो रही है? भाई गलती आपसे 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी 3 तरह की गलती हो सकती है आपसे जहाँ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है? एक हो सकता है कि मैं अपने एकेडमिक्स में गलती करता हूँ, एक हो सकता है कि मेरे स्किल में कोई कमी है, और तीसरा है मेरा बिहेवियर। इन तीनों में से हालांकि तीनों ही जरूरी है, एग्जाम लिखने के लिए तो तीनों जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी कौन सा है मुझे बताओ? पूरी साल मेहनत करने के लिए सबसे जरूरी कौन सा है? मेरा बिहेवियर। ठीक है ना, मेरे लिए मेरा बिहेवियर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब मैंने नीट का एग्ज़ाम देखा और मुझे लगा कि नीट का पेपर बहुत टफ है, उस समय मैंने कैसे रिएक्ट किया? एक था कि मैंने हार मान ली कि भाई अब नहीं होगा मुझसे। मैंने अगर हार मान ली तो मैं कर ही नहीं सकता था, और ये फैक्ट है कि मैं नहीं करके आ पाया उस समय। एक, ठीक है, संभाल, मैंने इस बात को सोचा कि नहीं टफ है तो सबके लिए टफ है ये, जैसे जितने क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा बाकी बच्चा भी उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाएगा। मैंने भी पूरी साल मेहनत की अच्छे से। एक दूसरा है कि मैंने उसके प्रति अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो किया। ठीक है ना, तो एक है कि मतलब मेरे नंबर कम आए, मैंने फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई छोड़ दी। दूसरा बिहेवियर है कि मेरे नंबर कम आए लेकिन मैंने अगली बार और ज़्यादा तैयारी की क्योंकि मेरे लास्ट टाइम नंबर कम थे। तो कौन सा बिहेवियर अडेप्ट करोगे आप? बोलो। सेकंड बिहेवियर, कि भाई अगर मैं किसी कारणवश ऐसा होता है मेरे नंबर कम आते हैं किसी टेस्ट में, और ये पॉसिबिलिटी है कि मैं हो सकता है बहुत पढ़ के आऊँ और उस टेस्ट में अच्छा ना कर पाऊँ, तो इसका मतलब मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकता भाई। मेरा बिहेवियर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। ये मुझसे नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हुआ इसका मतलब सिंपल है कि अगली बार मैं और ज़्यादा मेहनत करके आऊँगा, बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में इसके अलावा। क्यों भाई? ठीक है ना, मैं ये प्लानिंग तो नहीं करूँगा कि अगली बार चीटिंग कर लूँगा, पड़ोस वाले से पूछ लूँगा नंबर ज़्यादा लाने के लिए। नहीं, नंबर ज़्यादा लाने के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे मालूम है कि मेरा सबसे जो ज़रूरी है वो मेरा बिहेवियर है, कि मैं किसी भी परिस्थिति में कैसे बिहेव करता हूँ ये मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। ठीक है ना, तो मुझे अपना जो भी बिहेवियर है वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना, मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे मैं तब भी उतनी ही मेहनत करूँगा। ठीक है ना, इवन मैं अगली बार हमेशा ज़्यादा मेहनत ही करूँगा, चाहे मेरे नंबर ज़्यादा आए हों एग्ज़ाम में या कम आए हों, उससे मतलब ही नहीं होगा। मैं अगली बार जब भी आऊँगा हमेशा और अच्छे से खुद को प्रिपेयर करके ही लेके आऊँगा। तो आपका बिहेवियर जो थ्रू आउट द ईयर ज़रूरत है मुझे, कि भाई आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए।
और इसकी ज़रूरत पूरी अप टू आप कह सकते हो मुझे 3 मई तक है। 3 मई के बाद आप अपना बिहेवियर जैसा बनाना चाहो बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 मई तक आपका यही बिहेवियर मुझे चाहिए होगा। देखो फर्स्ट डे है, आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हो, जैसे जैसे समय गुजरेगा, ठीक है ना, जैसे अभी क्या है कि जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप भी बड़े ध्यान से पढ़ोगे, घर पे जाकर भी पढ़ोगे, संडे वाले टेस्ट भी बहुत ईमानदारी से लिखोगे, लेकिन जैसे जैसे डेज गुजरते जाएंगे आपके अंदर लापरवाही आना स्टार्ट होती है। लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था कि पहले दिन हम बहुत मेहनत के साथ आए थे, इवन हर क्लास में जब हम नया पढ़ने के लिए आए हम बहुत मेहनत के साथ आए थे, याद है? 10th क्लास में आए थे, बहुत मेहनत की थी शुरू में, लास्ट तक आते आते बहुत कम हो गया था। वही हमने लास्ट ईयर भी किया है, लेकिन ये काम हम इस साल नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो कंसिस्टेंट करेंगे, ठीक है ना? 2 बातें। तो आप ये बात कह सकते हो कि भाई हमें जो काम करना है वो थ्रू आउट द ईयर करना है, हम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने के बेशक कम कर लें, लेकिन रोज पढ़ना है, ठीक है ना? मुझे एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, एक ही है, और एक इस तरह का है, बताओ आप कौन सा बिहेवियर पसंद करोगे इनमें से? पिंक वाला बिहेवियर पसंद करो, कलर की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? आप ये वाला बिहेवियर पसंद करोगे। इनमें कौन सा बिहेवियर मोटिवेशन का है? कौन सा बिहेवियर? येलो, ये है मोटिवेशन। तो हो सकता है ऐसा हो कि आपने कहीं से मोटिवेशन देखा और उस दिन आप बहुत मेहनत करोगे। देखो मोटिवेशन हमेशा काम नहीं आ सकता, मोटिवेशन क्या है, टेम्पररी आपको बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है, आपकी एनर्जी एक मूवमेंट पर बूस्ट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन कभी थ्रू आउट द लाइफ आपसे मेहनत नहीं करवा सकता है, ठीक है ना? तो मोटिवेशन क्या है ना कि यही होता है कि कभी है ना बहुत मेहनत करोगे लेकिन टाइम के साथ मोटिवेशन खत्म होता है और मेहनत भी खत्म हो जाती है इंसान। लेकिन दूसरा जो है यह है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का फायदा क्या है भाई, कि मैं अगर अपने वर्क के प्रति डिसिप्लिन हूँ तो मुझे सिंपल सी बात है कि भाई डिसिप्लिन में मेहनत करनी है, चाहे समय लगेगा थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन एक बार जब मैं किसी मैक्सिमा को अचीव कर लूंगा तो मैं ऑलमोस्ट उसी मैक्सिमा पे बना रहूंगा, है ना? उसमें मेरे वापस आने का कोई चांस नहीं होता है कभी भी। तो इसलिए मुझे कौन सा बिहेवियर शो करना है भाई, बोलो? डिसिप्लिन बिहेवियर शो करना है। कम पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना है। जिस दिन पढ़ने का मन नहीं उसके लिए मैंने 20 दिन आपके वैसे ही हटा दिए थे कि भाई कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन लगता है कि नहीं आज मैं पढ़ूंगा ही नहीं, उसके लिए 20 दिन मैंने ऑलरेडी पहले कम कर रखे हैं। तो इसीलिए मेरा डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है ना? एक दिन मेहनत नहीं करनी है, मुझे पूरे साल मेहनत करनी है। तो मैंने आपसे कहा बिहेवियर। स्किल्स में क्या है? स्किल में आता है आपका कैलकुलेशन। एक होता है ना कि जैसे मैं कैलकुलेशन में बात करता हूँ वही मैं कैलकुलेशन ही गलत कर देता हूँ, तो मुझे इस पर वर्क करना है कि भाई देखो कैलकुलेशन अगर आप गलत कर देते हो तो इसे सीखने का तरीका किसी दूसरे के पास नहीं है, इसे सिर्फ मैं ही सीख सकता हूँ बस खाली। 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात मोहित सर नहीं सिखा सकते आपको इस एज पे आके। मोहित सर हो सकता है किसी फर्स्ट सेकंड क्लास वाले बच्चों को ये बात बता पाए, लेकिन आपको नहीं सिखा सकते। स्किल मुझे खुद डेवलप करनी है, स्किल हमारी अपनी हुआ करती है, स्किल कभी दूसरे की नहीं होती है, ठीक है? तो स्किल्स में जैसे सबसे पहले कैलकुलेशन वाली बात आती है, जो कॉमनली आप लोग आके बोलते हो कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं हमसे, हम कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। मुझे इस पर वर्क करना है कि भाई मैं सबसे पहले पेपर एनालाइज करूंगा कि मैंने कितना क्वेश्चन ऐसा है जो अपने स्किल की वजह से गलत किया है, कैलकुलेशन की वजह से गलत कर दिया मैंने, या दूसरा है मेरे पास में स्किल में ही स्पीड। मेरी बात समझ गए कि सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करूंगा, अगर मेरी कैलकुलेशन खराब है तो मैं उसे खुद ही इंप्रूव करूंगा, और वो सिंपल प्रैक्टिस से होगा भाई। स्किल डेवलप होती है इंसान के अंदर हमेशा प्रैक्टिस से, ठीक है? दूसरा स्पीड। एक प्रॉब्लम और आती है जो इस साल नीट के एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, हालांकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी भाई, पैटर्न ऐसा था कि आप नॉर्मल वाला ही पोर्शन पढ़ के गए थे और पूरी मतलब इंडिया वही पढ़ा रही थी, है ना, कि वही फॉलो हो रहा था। लेकिन सडन इस तरह का कोई चेंज होगा नीट के एग्जाम में, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, और इस तरह के चेंज आने से आपकी स्पीड में फ़र्क पड़ा होगा पेपर में। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही ना करके आ पाए हों, इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी, या आपको लगा हो कि यार मेरे पास पेपर एक पोर्शन बचा सॉल्व करने के लिए, अच्छा मैं आधा घंटा ही बचा हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम क्यों? पेपर के स्टैंडर्ड के होने की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि पेपर का स्टैंडर्ड होना कोई ख़राब बात नहीं है ना? आप ये मत सोचो कि मेरा पेपर स्टैंडर्ड आ गया मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, नहीं, ये तो अच्छा हुआ है।
ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छे आईक्यू का बच्चा जो डिजर्विंग है वही डॉक्टर बनेगा, ठीक है ना। वो इंसान डॉक्टर नहीं बनेगा जिसको लेफ्ट किडनी निकालनी थी लेकिन उसने, बोलो, राइट किडनी निकाल दी। या कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ऑपरेशन होना था उल्टी वाली टांग का और ऑपरेशन हो गया सीधी वाली टांग का। ऐसा हुआ है? सुने न्यूज़ ऐसी? नहीं? अरे सुना करो, ऐसी न्यूज़ भी देखा करो। और मैं ये बात किसी ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप सोचो किसी लोकल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ये दिल्ली के किसी एक आध रेपुटेटेड हॉस्पिटल के केस हैं ऐसे कि पेशेंट गया था और उल्टी वाली आंख का ऑपरेशन कराने के लिए और डॉक्टर ने सीधी वाली आंख का ऑपरेशन कर दिया है। आप न्यूज़ सर्च करना गूगल पे तो कोई रेपुटेटेड हॉस्पिटल आएगा, है ना, नाम नहीं ले सकते ऐसी चीज़ों के लिए, आपको अभी अपने आप सर्च करके देखना। तो इसीलिए है ना, अब जब आप जानते हो कि भाई अगर इस तरह का ही पेपर आने लगा कि 2+2 कितना होता है, 4, तो फिर तो सब बराबर है ना। फिर आप अच्छे आईक्यू मतलब बेकार आईक्यू वाली बात ही नहीं कर पाई भाई। अगर 2+2 4 होने वाली बात आती है तो इस क्लासरूम का हर एक बच्चा ये बात बता सकता है मुझे, और 100% एक्यूरेट बता सकता है। तो मैं इस बेसिस पर इस क्लास से बहुत अच्छे बच्चे को और बहुत बेकार बच्चे को कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए नीट का पेपर स्टैंडर्ड बनना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अच्छा बच्चा, एक डिजर्विंग कैंडिडेट ही डॉक्टर बने। और ये ज़रूरी भी है। ये आप ये मत कहना अच्छा ऐसी बात कर रहे हो, मैंने ये कब कहा आप बुरे हैं। मैंने तो आप सबको अच्छे बच्चे में शामिल किया है। मैं तो चाहता हूँ आप सबके सब सिलेक्ट होंगे, ठीक है। मेरा तो ये मानना है कि आप सब अच्छे हो, सब मेहनत करके जाओगे, सब सिलेक्ट हो गए। हिस्ट्री बनाएंगे नहीं? बोलो, ये तो इतिहास होगा कि क्लासरूम के सारे बच्चे नीट में सिलेक्ट हो गए। आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है, दूसरा मुझे अपने स्पीड पे वर्क करना है। मतलब मुझे पूरी कोशिश करनी है कि जो भी मैं सब्जेक्ट सॉल्व करता हूँ, है ना, आपने कुछ अपना पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट किया होगा पहले से कि बायो को सॉल्व करने के लिए आपने कोई 30 मिनट 40 मिनट का फ्रेम बना रखा होगा, केमिस्ट्री के लिए भी बना रखा होगा। केमिस्ट्री के लिए कितना फ्रेम बनाया ये बताओ, कि मैं आप बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं कह सकता पर एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में तो बात कर सकता हूँ। तो आपने केमिस्ट्री का कोई टाइम फ्रेम तैयार किया है? तो टाइम फ्रेम में काम करना भी आवश्यक है, ठीक है ना। आवश्यक इसीलिए क्योंकि जब मेरे सामने नीट का पेपर आए तो मैं विदिन 3 आवर सबको सॉल्व करके आऊँ। हो सकता है कि वही नीट का पेपर आज आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि शाम तक सॉल्व करके दे दो, तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को अगर मैं हटा देता हूँ तो बाकी पेपर आप सॉल्व कर दोगे। भाई केमिस्ट्री में कोई पेपर क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते थे। अभी हम फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे आ गए, उनकी बात ही हटा दो। लेकिन क्या केमिस्ट्री में कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा आया था आपकी नज़रों के सामने जिसके बारे में आपने पहले ना पढ़ा हो? बोलो भाई। अरे मेरे स्टूडेंट तो हाँ कह सकते हैं। मैं बस एक क्वेश्चन के बारे में कह सकता हूँ जो आया होगा, वो था डाल्टन्स लॉ वाला, ठीक है ना, कि डाल्टन्स लॉ किसको फॉलो नहीं करता। हाँ ये बात मेरी कॉपी में नहीं है, मैं जानता हूँ। उसके अलावा मैं 44 क्वेश्चन के लिए दावा कर सकता हूँ कि आप मेरे नोट्स उठा के देख लो, और वो क्वेश्चन अगर मेरी कॉपी में ना मिले आपको, क्वेश्चन का मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होते, थ्योरी होती है, तो आपको वो थियोरेटिकल बातें ना मिले मेरी कॉपी में, तो ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस बात को पूरे अलीगढ़ में फैला सकते हो, ठीक है ना। आपके पास नोट्स है पुराने बच्चों के पास, आप तो मैच कर सकते हो कम से कम, मतलब बाकी 44 क्वेश्चन में आपको ऐसी दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा जो है मेरा काम करना, मुझे स्पीड पे अपनी में कि मुझे समय के साथ स्पीड भी आगे बढ़ानी है भाई। मुझे पूरी कोशिश करनी है कि जो पेपर मैं यहाँ सॉल्व करने बैठा हूँ, जिसके लिए मुझे 3 घंटे का समय दिया गया है, मैं पूरी कोशिश करके उस पेपर में 20 मिनट जितना बचा सकता हूँ शुरुआत में, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जो मेरे हिसाब से बचना चाहिए उतना बचा के मैं उसके पेपर के रीचेकिंग पर दे पाऊँ। एक है कि भागते भागते मैंने 3 घंटे में पूरा पेपर सिर्फ किया, कि लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था और टाइम खत्म हो गया, तो मेरे पास में जो क्वेश्चंस बचे किसी वजह से उन्हें सॉल्व करने का दोबारा मौका ही नहीं मिलता है। तो मुझे इस चीज़ को बढ़ाना होगा। तो अपने स्किल पर वर्क करना भी आपके लिए सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब प्लेन तैयारी नहीं करनी है। एक है कि बस खाली मैंने किताब उठाई, कॉपी उठाई, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, ये मतलब आप कह सकते हो एक अच्छी बात, सिर्फ पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत पढ़ना होगा। एक है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का मतलब आप समझते ही हो। एकेडमिक्स का मतलब क्या है भाई मेरे पास में, कि मुझे थ्योरी पढ़नी है, मुझे क्वेश्चंस लगाने, ये मेरे अच्छे से तैयार होने चाहिए। मतलब मुझे इसमें डाउट नहीं होना चाहिए जब मैं जिस बात को पढ़ रहा हूँ। मैं मुझे एक ही बात को पढ़ते हुए अब तो कई मतलब काफ़ी समय हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल का समय मैंने दिया, लेकिन आज भी अगर मूल के क्वेश्चन आए और मैं पेपर में गलत करके आ गया तो बताओ। अच्छा, मूल के 2 क्वेश्चन आए थे, क्या सब लोगों ने सही सॉल्व किए या हमसे कोई क्वेश्चन गलत भी हुआ है? अच्छा, 2 क्वेश्चन आए थे ये तो मालूम है, कौन कौन से आए थे?
एक एटम्स के नंबर आए थे, और अरे रेडॉक्स वाला पोर्शन भी यही मानो, हम तो मूल में ही पढ़ के चल रहे हैं ना उसको, हम तो अलग कंसिडर नहीं कर रहे ना उसे। खैर चलो, फिलहाल में एटम्स के नंबर वाले ही क्वेश्चन बात कर लेते हैं, बाकी नहीं कर रहे आपको बात। तो मुझे बताओ, क्या एटम्स के नंबर वाला जो क्वेश्चन आया था वो हम सब सही सॉल्व करके आए हैं? किसी से हमसे गलत हुआ है भाई? कोई तो होगा हम में से। केमिस्ट्री में 180 कितने लोगों के आए? या नहीं? 175। मतलब अच्छा, ये समझ जाते हो ना 175 का मतलब 175। मतलब ये वाली लैंग्वेज समझते हो ना, जैसे अगर कभी मैं हिंदी में बोल दूं 100, तो उसका मतलब होता है 100। ये तो समझते हैं सही सब लोग, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई, अरे बोलो। ठीक है। हम लोग जनरली, जैसे मेरी जो फ्लुएंसी है वो थोड़ा सा इसी में, मैं 175 बोलना बाद में पसंद करता हूँ, 175 बोलना पहले पसंद करता हूँ। जैसे बोलने की होता है भाई कि कौन फ्लुएंसी किस में बोलता है, कुछ बातें उसमें होता है, तो मेरी बोलने की फ्लुएंसी यही वाली है। मैं मतलब वो है ना कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, वो वाला कैंडिडेट नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं नॉर्मल हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर ही बोल पाता हूँ, और मैं इससे खुश हूँ। मतलब मैं इससे कोई इन्फिनिटी फील नहीं करता हूँ कि मैं इंग्लिश अगर मैं कम बोल पाता हूँ मैं इन्फीरियर हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। वो मतलब किसी की इंटेलिजेंसी का आप कह सकते हो सिंबल नहीं होता है। लैंग्वेज है। मैं किसी ऐसी कंट्री में पैदा हुआ होता जहाँ बचपन से इंग्लिश बोली जा रही होती, मैं भी इंग्लिश बोलता, मैं आपसे हिंदी में बात ही नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो जो है ना, वो तो एक लैंग्वेज वाली बात है कि जो जहाँ पैदा हो उस लैंग्वेज को जानता है बस खाली, ठीक। तो बात जो चल रही थी, तो हाँ 175, अच्छा चलो 170, 165, 160, 150, 145, 140, अच्छा 130, 130, एक बच्चा, दो, ठीक है 125। अच्छा 100 प्लस में कितने हैं केमिस्ट्री में जिनके 100 प्लस आए इस बार नीट एग्जाम में? ठीक है ना, आप लोग हैं, आप दोनों हैं, चलिए बहुत बढ़िया। खैर कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आए ठीक है। तो देखो, मुझसे गलती दो तरह की है। मैंने कहा एक तो मेरी स्किल की गलती हो सकती थी कि मैं कैलकुलेशन ही गलत करके आ गया, जैसे मैं अपनी सिली मिस्टेक्स में काउंट करता रहा हमेशा से, गया ना, ये मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। अब बात है सिली मिस्टेक हुई या बड़ी मिस्टेक हुई, मिस्टेक तो भाई सा मिस्टेक होती है, नंबर तो 5 गए उसके बदले में आपके, ठीक है, जो 4 सही होने वाले थे और एक जो आपका नेगेटिव वाला गया। तो सिली मिस्टेक्स के नाम पर मार्क्स कम नहीं करने हैं। ये सिली मिस्टेक्स के नाम पर कब तक कम करता रहूँगा? कर तो लिए एक बार, ठीक है ना। अब नहीं, हर बार सिली मिस्टेक्स के नाम पर मार्क्स कम नहीं करूँगा। अकेडमिक्स का मतलब है कि भाई मेरा चैप्टर जो मैंने तैयार किया उसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट रहूं कि हाँ अब इसका कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा, मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया, मतलब अब मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेरा एकेडमिक रेडी होना बहुत ज़रूरी है भाई। एकेडमिक अगर मेरा रेडी होगा तभी मैं अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता हूँ कि इस चैप्टर का मुझे क्वेश्चन मिलता है, इस टॉपिक का मुझे क्वेश्चन मिलता है, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो हमारे पास में 211 डेज थे, कितना मन है आपका पूरी साल में ओवरऑल कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप घर पे? मैं कितने क्वेश्चंस कराऊंगा उनको हटा दो, ठीक है ना। मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो तो बहुत ज़्यादा है। जैसे देखो, मतलब मैंने ऐसे रिकॉर्ड चेक किया था लास्ट ईयर, मैं पास वन का ही रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप पास वन के बच्चे हो सबके सब। टोटल हमने 188 डीपीबी कंडक्ट कराए हैं, ठीक है ना। डीपीबी समझ, तो एक टेस्ट होता है डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से। फ्रॉड वाली बात बताऊं? कहो तो बताओ, है? अलीगढ़ में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले सिर्फ हम हैं, ठीक है ना। हमने शुरुआत की थी अलीगढ़ को टेस्ट सिस्टम देने की, जिसमें है ना आज सभी लोग ऑलमोस्ट जो है टेस्ट कराते हैं, लेकिन जब से हम नहीं थे अलीगढ़ में, तब कोई भी लोकल कोचिंग, मतलब ब्रांड अपना जो है वो कराते हैं, उनका अपना होता है, लेकिन कोई भी लोकल कोचिंग कभी भी है ना मतलब टेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करती थी। लेकिन जब से हमने स्टार्ट किया, 10 नवंबर 2016 हमने ब्रिक्स स्टार्ट की थी, तब से हमने अलीगढ़ को टेस्ट सिस्टम दिया है। मतलब हमने आपकी फेवर के लिए कुछ काम किया है कि आप कहीं भी पढ़ें लेकिन आपको टेस्ट सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये डेली प्रैक्टिस पेपर वाला अलीगढ़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट लाए थे, वो कौन लाया है?
ब्रिक्स कोचिंग लेके आए हैं, ठीक है ना। और जिसने आप कह सकते हो 2016 से 2025 तक ऑलमोस्ट कितना समय हुआ है ना, 8 साल कुछ महीने हो गए, 9 साल मान लेते हैं, 9 साल तक जिसको रेगुलरली फॉलो किया है, मतलब कभी इस बात को ब्रेक नहीं किया हम लोगों ने। तो डेली मतलब ऑलमोस्ट हमने जो है 180 188 जो है डीपीपी कंडक्ट कराए हैं। हर डीपीपी में 30 क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट कराते हैं। ऑलमोस्ट कितना हो गया बताना, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप कहाँ अपना जो है, मतलब 5,640, मतलब हम आपको 5,640 क्वेश्चन डेली के फॉर्म में करा सकते हैं, जिसमें आप जानते हो भाई हमारे पास में, ठीक है ना, 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 फिजिक्स के होंगे, 10 केमिस्ट्री होंगे, और 10 जो भी आपका बॉटनी जूलॉजी क्लास अल्टरनेट चलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस आपकी डेली हुआ करती हैं, और बॉटनी जूलॉजी अल्टरनेट होता है, जैसे अगर आज जूलॉजी का लगा हुआ है तो कल फिर बॉटनी क्लास होगा, वो अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है ना। तो हम आपको डेली 30 क्वेश्चन कराते हैं क्लास के बाद में। मोस्ट प्रॉब्ली डीपीपी या तो कल से स्टार्ट हो, और कल नहीं हो पाता क्योंकि फर्स्ट डे आप जानते हो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, तो फर्स्ट डे ना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर डीपीपी हम परसों से स्टार्ट कर देंगे। तो इतना क्वेश्चन आपको हम डेली फॉर्मेट में कंडक्ट करा देंगे। दूसरा हम जो टेस्ट कराते हैं वो है बीटीएस। लास्ट ईयर हमने टोटल 23 बीटीएस कंडक्ट कराए हैं, है ना। शुरुआत में बीटीएस हम 200 के ही कराया करते थे, लेकिन बाद में जब नीट पैटर्न चेंज हुआ था, वो तो काफ़ी बाद में आया, तो शुरुआत में हमने 200 करा, बट हम इस बार 180 की बात करेंगे, 180 के हम कराएंगे। इंटू 180 क्वेश्चन हम ये कराते हैं आपको। और ये जो क्वेश्चंस हम कराते हैं ना, ये आपके घर पर बैठ के किए हुए क्वेश्चन से लाख गुना अच्छे होते हैं। कि पहली बात तो है कि ये क्वेश्चन किसी टीचर के क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात ये वो क्वेश्चन है जिन्हें आप किसी एग्जाम सेंटर में बैठ के देते हो। एक है ना कि एक सोलो परफॉर्मेंस देना घर पर बैठ के, और एक होता है किसी एग्जाम सेंटर पे आके परफॉर्मेंस देना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे घर पे नॉर्मली सब गाना गा लेते हो, गाना गाना सबको आता है, अच्छी बुरी आवाज़ की बात ही नहीं हो रही है, गाना गाना आता है कि नहीं आता, बस इसकी बात हो रही है। अच्छी आवाज़ होती तो हम सब ना कहीं और ही होते, मैं मोहित चौहान होता, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है, फिर मोहित सिंह थोड़ी होता मैं, है। तो जो है मतलब अकेले तो होगा, गाना मैं भी गा लेता हूँ, गाना आप भी गा लेते हो, लेकिन स्टेज वाली बात होती है कि स्टेज पे परफॉर्मेंस कौन देता है, ठीक है। तो एक है कि मैंने घर पर बैठ के क्वेश्चंस किए, और एक है कि मैंने प्रॉपरली एक पेपर में क्वेश्चन किए, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन किए। तो मेरे लिए ये है इफेक्टिव क्वेश्चंस, जो मैं घर पे बैठ के बहुत क्वेश्चंस कर रहा हूँ, वो मेरे लिए उतने इफेक्टिव कभी नहीं हो सकते। एक टेस्ट की फॉर्मेट में 10 क्वेश्चन आपके घर की नॉर्मल प्रैक्टिस के 50 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन हमने बीटीएस में कंडक्ट करा है। उसके बाद में हम लोग टेस्ट कराते हैं आरटीएस के नाम से, है ना, रैंकर्स टेस्ट सीरीज के नाम से। इसमें 10 टेस्ट होंगे। ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, 1800 क्वेश्चन। उसके बाद में फिर हम कंडक्ट कराते हैं पार्ट टेस्ट, जिसमें 4 टेस्ट होते हैं। मतलब पार्ट टेस्ट जो है रैंकर्स वाला, ये ना ये रिवीजन टाइप का है आपका एक तरीके से। जैसे होगा क्या, अभी हम 11th पढ़ाएंगे, 11th पढ़ाते जाएंगे, ऑलमोस्ट जब 11th खत्म होने वाला होता है, तो उस समय पर हम आपका रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो वीक में क्या है ना कि एक वीक तो आपका करंट सिलेबस का टेस्ट होता है, जो 12th का सिलेबस हम पढ़ा रहे होते हैं, और एक संडे जो है आपका रिवीजन वाला टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर से फिर स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आज जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो आपको दिसंबर में भी याद बनी रहे। तो उसके लिए हम आरटीएस कंडक्ट कराते हैं। अगला एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं पार्ट टेस्ट के नाम से, जिसमें सिर्फ 4 टेस्ट कराते हैं। 4 टेस्ट का मतलब ये मतलब अब बुक वाइज होते हैं कि बुक 1 बुक 2 ऐसे करके, 11th की 2 बुक और 12th की 2 बुक हैं, उस हिसाब से टास्क 4 टेस्ट है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 720। उसके बाद में है फुल टेस्ट, है ना। लास्ट ईयर हमने 20 फुल टेस्ट कंडक्ट कराए थे, मतलब फुल टेस्ट आपके वो कंप्लीट सिलेबस के बाद स्टार्ट होते हैं। इस बार हमने 1 या 2 अप्रैल के आसपास कुछ स्टार्ट किया था इसको, तो ये ना ये उस समय के टेस्ट हुआ करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3600। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने एंड से सिर्फ टेस्ट के फॉर्मेट में कराएंगे आपको। क्लास क्वेश्चन हमारे अलग हैं, जो सीट आपको क्लास के बाद में दी जाएंगी वो अलग हैं, ठीक है ना। जनरली हम हर चैप्टर में एक तो क्लास में जो क्वेश्चंस कराएंगे वो कराएंगे ही, उसके अलावा पेपर पैटर्न को देखते हुए, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में भी अलग से कराएंगे, जो भी होंगे 50-100 डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कंटेंट होता है, वो क्वेश्चंस हम आपको अलग से कराएंगे। पैकेज आपको अलग से मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये एक बार ऐसे ही ऐड करके बताना तो सही, कितने बन जा रहे हैं। हाँ,
5,640, 4,140, 1,800, 720 और 3,600, मतलब ये हैं 15,900 क्वेश्चन। बात समझ रहे हो? मतलब ऑलमोस्ट 16,000 क्वेश्चन वो हैं जो हम आपको टेस्ट फॉर्मेट में पूरी साल में करा देंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं 10 जगह से आउटसोर्स कर रहा हूँ, कि यहाँ से भी क्वेश्चंस कर लेता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। नहीं, जनरली जैसे होता है कि आप गूगल से क्वेश्चन सर्च कर लेते हो। तो खैर मुझे मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत करने हैं, मेरे लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस का करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक है ना कि आप डॉक्टर बन जाते हो, आपके पास कोई पेशेंट आता है किसी पर्टिकुलर बीमारी का, मान लेते हैं चलो बुखार वाला ही आता है ना, बहुत सिंपल सी बीमारी ले लेते हैं जिसका इलाज सबको ही मालूम है। बुखार आ जाएगा तो कौन सी दवा दी जाएगी? पैरासीटामोल दे दोगे। ठीक है, लिखोगे कैसे पर्चे पे? है, पर्चे पे कैसे लिखोगे? डॉक्टर कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये है पैरासीटामोल, ऐसे ही लिखा देखा है। खैर, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारे पास में एक सिंपल बुखार वाला पेशेंट आता है, उसे दवा आपको मालूम है पैरासीटामोल देनी है। एक ऑप्शन है कि आप उसे सिर्फ पैरासीटामोल दो और वो ठीक हो जाएगा। एक ऑप्शन है कि आपने पैरासीटामोल के साथ में 5-10 दवाएं और ऐड कर दी। ठीक है ना? बोलो क्या बेटर ऑप्शन था मेरे पास में? भाई एक सिंगल पैरासीटामोल देना, उसको बीमारी सिर्फ उसी की थी। तो एक ऑप्शन क्या है कि मैंने हजारों क्वेश्चन लगाए, लेकिन वो क्वेश्चंस लगाए जिनकी मुझे नीड ही नहीं थी। ठीक है ना? कि मैंने उसको तमाम दवाएं और खिला दी, मैंने हो सकता है एंटीबायोटिक भी दे दी, और कोई मैंने है ना मल्टीविटामिन भी सप्लाई कर दी, एक आध दवा में सोचा चलो एक्सपायर हो जा रही है इसको भी खिलाई देता हूँ, काम ही आ जाएगी, बॉडी में पड़ी रहेगी, है ना, एक मन में हो सकता है ऐसी बात है। तो एक ऑप्शन ही है मेरे पास में, लेकिन वो बाकी सब बेकार था ना उसके लिए, तो उसके काम ही नहीं आने वाली थी। तो एक है कि मैं जो है ना क्वेश्चन जो बोला वो लगाऊं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से आउटसोर्स कर लूं, कि मुझे कोई पेपर मिला मार्केट में पड़ा हुआ, मैंने उसके भी क्वेश्चंस लगा लिए। मैं गया कहीं समोसे खाने के लिए, उसने पेपर दिया, उसमें मैंने देखा फेस का एक क्वेश्चन लिखा है, मैं उसको भी लगाने लग गया। एक ऑप्शन होता है ऐसा मेरे पास में। एक है कि मुझे किसी ने मतलब हमने, ठीक है ना, यहाँ मैं नहीं कह सकता, हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए टेस्ट के फॉर्मेट में, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हमने पैकेज के फॉर्मेट में, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हमने सीट के फॉर्मेट में। इसका मतलब जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेवेंट हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की आपको आवश्यकता है। एक है कि मैं अपनी सारी मेहनत उन क्वेश्चंस पे लगाऊं, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर क्या, या आप क्या करोगे? क्या गूगल से क्वेश्चन ढूंढा करोगे, या जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप उन्हें लगाओगे? अरे बोलो भाई, डिटर्मिनेशन सारे आज से स्ट्रांग होने चाहिए। कल से मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कल से तो मैं सिर्फ मेहनत करूंगा। जितना मोटिवेशन चाहिए, जो स्टडी चाहिए, वो आज बनेगी मेरी सारी की सारी। ठीक है ना? तो मुझे मतलब जो है ना वो नहीं करना है कि मैं गूगल पे कोई सीट ढूंढ के ले आया, गूगल पे कोई क्वेश्चन ढूंढ के ले आया। भाई हो सकता है ना कि वो क्वेश्चन मेरे लिए रिलेवेंट ही ना हो, तो इसीलिए जो भी टीचर क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा वही रिलेवेंट है। तो कोशिश यही करनी है मुझे कि मैं पूरी साल उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार अच्छे से फॉलो करूं। और मैंने आपसे भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इतने करा दे रहे हैं, आप अंदाजा लगाओ ये बहुत क्वेश्चन हैं भाई। 16,000 क्वेश्चन का सेट आपको टेस्ट के फॉर्म में मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको अलग क्वेश्चन जो है वो अलग बता दिए हैं। ठीक है, तो आपके पास में जो 211 दिन है आपको इनमें तैयारी करनी है। ये तो देखो सारी टेस्ट है, ये टेस्ट के क्वेश्चन है, मतलब ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने आपकी प्रैक्टिस में शामिल नहीं कर रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस जो करनी है, मान लेते हैं 25,000 क्वेश्चन की करनी है पूरे साल में। टेस्ट के क्वेश्चन सब हटा दो भाई, वो अलग हो गए 16,000, उन्हें हटा देते हैं। उसके अलावा मुझे कुछ क्वेश्चन घर पे भी प्रैक्टिस करनी होती है भाई, है ना, घर पे प्रैक्टिस करूंगा तभी तो मैं यहाँ आके कर पाऊंगा। मेरे पास में मान लेता हूँ मैंने घर में पूरी साल के लिए टारगेट बनाया कि मैं ऑलमोस्ट 25,000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, 25,000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और 25,000 कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? अच्छे वाले, है ना, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। मैं हर बार 2+1, 2+2, 2+3, 2+4 ऐड करता चला गया, और मैंने ऐसे करके 25,000 बार कैलकुलेशन कर ली। तो क्या मैं कुछ नया सीखूंगा ऐसा करके? मैं कोई नई बात नहीं सीखूंगा, है ना। मुझे अगली बार अगर 2+1 किया तो अगली बार 2+1+2 करना चाहिए, तभी मैं कोई एक नई बात सीख सकता हूँ। तो इसलिए मुझे 25,000 क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने हैं वो एक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके पास में ऑलमोस्ट 211 दिन का समय था, 211 दिन में सॉल्व करने हैं। मतलब अगर मैं पर डे देखूँ
तो पर डे आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे ऑलमोस्ट, आप देखो इस डेटा को सॉल्व करके 118 119 के आसपास की वैल्यू आती है। मतलब मुझे पर डे आप कह सकते हो 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, जो मैं घर पे सॉल्व करूंगा। टाइम भी मैं अलॉट करूंगा, परेशान मत होना। 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो ये मैं डिसीजन लूं कि मुझे बायो में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। बताओ भाई। मतलब फिजिक्स टफ आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगा पूरी साल। मुझे पढ़ने तीनों पेपर हैं कि फिजिक्स कितना भी टफ आ जाए, कितना भी आसान आ जाए, मैं कितना भी पढ़ के चला जाऊं, लेकिन मैक्सिमम स्कोर कितना कर सकता हूं, 180 नंबर। और 180 नंबर पर पूरी इंडिया में कोई जगह नहीं है जहां मेडिकल कॉलेज मिलता हो। ठीक है ना। तो एक हो सकता है मेरे मन में हो कि नहीं फिजिक्स टफ आया था, इस बार मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा बस खाली। लाया तो मैं 180 नंबर ही ना। सिलेक्शन के लिए तो मुझे अभी भी 550 के आसपास की रेंज चाहिए भाई, कम से कम चाहिए। तो उससे मुझे तीनों सब्जेक्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे। मैं अकेला बायो तैयार करके चला गया, पूरी बायो पढ़ ली मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा, बायो के पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आ गया। नंबर कितने आए मेरे, 360 नंबर। केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ डाली, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन लाया सॉल्व करके, तब से भी 180 नंबर। इसके अलावा मुझे अकेले किसी सब्जेक्ट को पढ़ के काम नहीं चल सकता, इवन दो सब्जेक्ट को पढ़ के भी काम नहीं चल सकता है। कि अगर मैंने बायो और केमिस्ट्री कुल मिला के पूरी 100% अगर सही कर दी, तो भी मैं 540 ही स्कोर करूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन गलत करने का चांस तो है मेरे पास में। ठीक है ना भाई। 540 पे अगली बार पता नहीं ना सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अगली बार तो अगली बार का पेपर डिसाइड करेगा क्या होगा। तो इसीलिए मुझे ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट इस बार भी इक्वल इफिशियंसी के साथ ही पढ़ने होंगे। हाँ, जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है उसे ज़्यादा पढ़ूंगा, जो टॉपिक कमज़ोर है उसे ज़्यादा पढ़ूंगा, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करूंगा, लेकिन पढ़ने मुझे इस साल भी तीनों ही होंगे। ठीक है ना। तो ये डिसीजन कभी नहीं लेना, इस तरह की कोई बात मन में नहीं बनानी कि नहीं इसको ही मैं बस खाली पढ़ूंगा। ऐसे होने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, दिक्कत ही है। मैं पढ़ तो सकता हूँ, ठीक है, और मेरा जो भी काम है वो इस समय सिलेक्शन का है। तो जो भी है, कोई आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने एंड से बना लेना। मैं एक ऐसी है ना रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ आपको। मान लो अगर आपने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया कि मैं डेली 60 क्वेश्चन बायो के लगाता हूँ, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाता हूँ, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ये घर की प्रैक्टिस के क्वेश्चन से। बाकी डीपीपी में जो मैं अपना क्वेश्चंस लगाऊंगा वो अलग है, क्लास में जो क्वेश्चंस लगाऊंगा वो अलग है। मतलब इस तरीके का एक सेट रखो कि हाँ भाई मैं इतना क्वेश्चंस लगाऊं, और ये जो भी मैं प्रैक्टिस करूंगा ये मैं टाइम फ्रेम में करूंगा, रैंडम नहीं करूंगा। ठीक है ना। कि बायो के 60 क्वेश्चन लगाने के लिए पता चला मैंने 2 घंटे लगा दिए। बायो के अगर 60 क्वेश्चन लगाने के लिए मैंने 2 घंटे लगा दिए तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, फिर तो बेकार है, मैं नीट वाले दिन कुछ कर ही नहीं पाऊंगा भाई। तो इसलिए जो भी मेरी प्रैक्टिस होगी वो घर पर टाइम फ्रेम के साथ होगी, वो आप डिसाइड कर लो, है ना। मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि बायो के 60 क्वेश्चन करने, आप टाइम खुद ले लो कि मुझे वो काम 1 घंटे में करना है, कि 40 मिनट में करना है, 45 मिनट में करना है। केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए मुझे 45 मिनट चाहिए, है ना, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक। कि भाई अगर मान लो फिजिकल का टॉपिक है तो उसमें कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा मुझे समय लग रहा हो, इनऑर्गेनिक का टॉपिक आएगा थोड़ा कम समय लगेगा, तो वो टाइम फ्रेम तो बदलता रहेगा कभी ना कभी, है ना, वो आप अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, जो काम करूँगा एक टाइम फ्रेम के साथ करूँगा, किसी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। मतलब जो मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से आप जो दे सकते हो, मतलब आइदर कैलकुलेटिव और थ्योरेटिकल, मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट का समय दे सकते हो। क्योंकि मुझे अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे 3 से 4 मिनट में हो जाता है तो मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मुझे इससे ज़्यादा समय लग रहा है, या मुझसे इससे ज़्यादा समय में सॉल्व नहीं हो पाया, मैंने उस क्वेश्चन को पूरी ट्राई किया, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, उस कंडीशन में मैं क्या करूं, बताओ क्या करोगे। स्किप कर दोगे, और स्किप करने के बाद में फिर एक है कि मैंने उसको जिंदगी भर के लिए इग्नोर मार दिया। बोलो क्या ये बेटर ऑप्शन है? नहीं। ठीक है ना। फिर स्किप कितनी देर के लिए किया मैंने? जितनी देर के लिए मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। भाई मैंने अगर 30 क्वेश्चन का सेट उठाया था केमिस्ट्री में, हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मुझसे मे बी पॉसिबल कि 30 में से शुरुआत में हो सकता है सिर्फ 20 क्वेश्चन ही हुए, मुझसे 10 क्वेश्चन हुए ही नहीं। ठीक है ना। मैंने वो 10 क्वेश्चन स्किप मार लिए, 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, उसके बाद में उन 10 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मुझे बस ये बताओ। मुझसे तो हो नहीं रहे ना वो क्वेश्चन, मुझसे हो नहीं रहे, और मैं उन्हें आधा घंटा दे नहीं सकता हूँ। मेरे पास समय की बहुत, आप कह सकते हो, है ना, क्या बोले उसको, बाउंडेशन है। तो मैं किसी क्वेश्चन को आधा घंटा कभी नहीं दूंगा। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा मैक्सिमम 3-4 मिनट, बहुत हुआ 5 मिनट दे दिया, अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मैंने 5 मिनट दे दी, इससे ऊपर का समय तो नहीं दूंगा मैं।
तो मैं उन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करूं, आप मुझे उसका प्लान बताओ कि मैंने ऐसे सॉल्व किया आज से पहले उन क्वेश्चंस को। भाई इससे पहले भी ऐसा हुआ कि मैंने कोई क्वेश्चन लगाया और मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, क्वेश्चन को देखा, मुझसे मुझे समझ में नहीं आया करना क्या है, तो आपने उसके लिए क्या किया फिर पिछले साल। मेरे को ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि मैंने पिछले साल में क्या गलतियां की हैं। जो मैंने गलती की है बस वो रिपीट नहीं करनी है। मेहनत तो मैंने पिछले साल भी की थी, पढ़ाई तो मैंने पिछले साल भी बहुत की थी, लेकिन कुछ कमियां रही मेरे अंदर, किसी और के नहीं, मेरे अंदर, ठीक है ना, कुछ कमियां रही हैं, इस वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया। मैं सिर्फ पेपर के टफ होने को जिम्मेदार नहीं बनाऊंगा। पेपर कितना भी टफ हुआ, लेकिन इस साल भी तो मेडिकल सीट भरी जाएंगी। पेपर के टफ होने से क्या एमबीबीएस की सीट खाली पड़ी रहेंगी कॉलेजेस की? बोलो। नहीं ना, हम में से कोई है जो हमारे साथ बैठता था वो स्कोर कर गया 600, हमारे पास ही बैठने वाला कोई 580 ले आया, इसलिए उसने अपनी उन कमियों पे काम किया था जहां हम नहीं कर पाए हैं। तो हमें वही कमियां देखनी कि हमने कहाँ कमियां की हैं। हम इस साल उन कमियों पे काम करेंगे और नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो बैठता था उसकी जगह पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, अब बताओ, तो उन 10 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया या कैसे करोगे? अरे सॉल्यूशन देख लेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? अरे भाई जो चीज़ मुझे नहीं आ रही उसे सीखूंगा ना कहीं से, कहाँ से सीखूंगा, उसका सॉल्यूशन देख लूंगा। आजकल भी सॉल्यूशन मिलता है, हम आपको पैकेज का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। पैकेज के हर चैप्टर का हम रिटर्न फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जितने भी टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं उनका सिर्फ आंसर की प्रोवाइड नहीं करते, उन सभी टेस्ट का आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है ना। जो भी टेस्ट होते हैं आपको डेली आपके घर पहुंचने से पहले तक मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में सॉल्यूशन पहुंच जाता है। आंसर की पहुंचेगी क्वेश्चंस की, प्लस उसे कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड भी आपको लिख के पहुंचा होता है। तो मैं उस समय पर क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन देख लूंगा। क्या सॉल्यूशन देखने के बाद में तुरंत कॉपी पेन लेके उसको सॉल्व कर लूंगा, या कोई और प्लान लगाऊं? कम से कम 1 दिन या 2 दिन का समय दूंगा। मैंने आज सिर्फ क्या किया, उस क्वेश्चन को देखा, उस क्वेश्चन को देखने के बाद है मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, है ना। मुझे समझ आया कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जा रहा था, इस डेटा का इस्तेमाल किया गया, ये कॉन्सेप्ट लगाया गया, जो भी मैंने है ना उस क्वेश्चन को एक बार थरोली पढ़ लिया। थरोली पढ़ने के बाद में एक इमेज मेरे दिमाग में बनेगी भाई। लेकिन अगर मैंने उसी समय पर उसे कॉपी पेन से सॉल्व किया, सिर्फ काम क्या है कि जो एक तरीके से बात मैंने बोर्ड पर लिखी उसे आपने मतलब कॉपी में उतार ली, वो परमानेंटली आपकी मेमोरी में सेव नहीं हो सकती, है ना भाई। जैसे रास्ते चलते आप हजारों चीज़ पढ़ते आते हो, लेकिन वो चीज़ें कभी परमानेंट मेमोरी का पार्ट होती हैं? नहीं होती हैं। उस मोमेंट पर आपसे कहा जाए क्या लिखा था, आप तुरंत बता दोगे, लेकिन वही बात आपसे घंटे 2 घंटे दिन बाद पूछे जाए, आप भूल जाओगे। आधी बात है, भूल चुका होता है इंसान। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा कि उस समय कॉपी पेन लेके बैठ गए उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए। उस समय मैंने उन सिर्फ 10 क्वेश्चन को सॉल्यूशन से एनालाइज किया, या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये तरीका होगा मेरा सॉल्व करने का। सिर्फ मैंने उसकी एक इमेज बना रखी है अपने दिमाग में। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जो जैसा अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए आप, मैं उसको सॉल्व करूंगा। जब मैं 1 या 2 दिन बाद सॉल्व करूंगा और उस समय अगर वो बात मुझे याद है, इसका मतलब वो बात जब मैं लिखूंगा तो मेरी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। वो मुझे फिर दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी फ्यूचर में जब भी मुझे वो क्वेश्चन मिलेगा मैं सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक ही है कि आप उस क्वेश्चन को 1 या 2 दिन बाद सॉल्व करेंगे तब। अगर आपने सेम डे सॉल्व किया है तो कभी आपका परमानेंट मेमोरी का पार्ट हो ही नहीं सकता है वो। लेकिन आप उस क्वेश्चन को अगर मैं 10 दिन बाद आपसे पूछूंगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ आप क्वेश्चन को भूल चुके होंगे, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मे बी पॉसिबल कि 10 क्वेश्चन में से मैं मुझे 7 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रहा हो, 3 क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन याद ना रहा हो। कोई परेशानी नहीं भाई, 7 क्वेश्चन तो मेरे रेडी हुए ना। मैं अगली बार सिर्फ 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखूंगा और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। 1 या 2 दिन बाद जो वो 3 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, मैं उन 3 क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करूंगा। क्या इस प्लान को फॉलो कर पाओगे? बोलो भाई, पक्का हिम्मत है इतनी? बोलो, रेडी हो इस बात के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो कि मैं मेहनत कर सकता हूँ लाइफ में कुछ करने के लिए, या नॉर्मल बाकी लोगों की तरह से ज़िंदगी जीने में? ठीक है, एक है कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी लूँ, सब जी रहे हैं, भारत की 140 करोड़ की जनता जी रही है, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग हैं जिनको जाना जाता है ना, किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरा भी एक नाम हो, मैं भी एक है ना रिकॉग्नाइज्ड इंसान हूँ इस भारत के लिए, या मान लो भारत के लिए ना हो पाऊँ तो कम से कम अपने मोहल्ले के लिए तो हूँ।
मोहल्ले वाले तो कहते हो कि हाँ ये डॉक्टर है और बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, कभी सुना होगा ये बहुत अच्छा सर्जन है, बहुत अच्छा हाथ है इसका, है ना। तो इस तरह का कम से कम मेरा मेरे पास भी वो रेस्पेक्ट हो इतना। और उसके लिए क्या है, मेहनत करना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे कितनी करनी है, मतलब कम से कम मिनिमम टारगेट मेरा ये है कि मैं इतना टारगेट फॉलो करूंगा, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए मैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ये बात भी मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी और वही बहुत ज़रूरी बात होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो भाई मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ी 120 क्वेश्चन लगाने हैं, बताओ मुझे भी 120 क्वेश्चन नहीं लगेंगे। क्यों? जब मेरे सपने बड़े हैं तो क्या मेरी मेहनत बड़ी नहीं हो सकती है? बताओ भाई। हम्म। तो ठीक है, फिर एक बात बताओ, जैसे देखो अगर मैं आपसे बात करूं, मैं मतलब वो वाला टाइम टेबल नहीं बना रहा हूँ। आप याद है बचपन में टाइम टेबल सबने बनाया था हमने, कौन सा वाला याद करो। एक टाइम टेबल हम सब बना के आए, किसी ने 10th में बनाया, किसी ने 11th में बनाया, किसी ने 12th में बनाया। याद है कि 6 से 6:30 तक ये पढ़ेंगे, 6:30 से फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, याद आया। फिर है ना 6:35 से स्टार्ट करेंगे, 7:15 तक ये पढ़ेंगे। इस तरह का एक टाइम टेबल हम सब बना चुके हैं, है ना? और सब बनाते हैं, मैंने ही बनाया था अपने समय पर, मैंने भी ऐसा एक टाइम टेबल बनाया था कि जिसमें 5 मिनट का गैप है, फिर 15 मिनट का कोई गैप है जिसमें, है ना, इस तरह का बना हुआ था, फिर आधे आधे घंटे के स्लॉट बना रखे थे पढ़ने के। तो ये वाला काम हम सब करके आते हैं, लेकिन मतलब मैं उस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, देखो आपके पास में, अच्छा मैक्सिमम कितने आवर्स पढ़ने में दे सकते हो, जो उसमें नहीं कहना है इतनी देर से मोटिवेशन मिल रहा है अब तो मैं 24 घंटे बोल ही देता हूँ, ठीक है ना। 24 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, ये मैं और आप दोनों जानते हैं। मैक्सिमम कितने आवर्स आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इतने आवर्स दे सकता हूँ, मैं उसी की कैलकुलेशन कर दूंगा। 6 घंटे सारे बताओ, इंक्लूडिंग कोचिंग, कि मैं कोचिंग भी शामिल कर रहा हूँ उसमें, घर पे जाके जितना मैं पढ़ पाऊंगा उतना भी शामिल कर रहा हूँ, सब बताओ मैक्सिमम कितने आवर्स दे दोगे। 14 घंटे, 10 आवर्स, 13 आवर्स। हाँ भाई पीछे वाले ही बोले हैं, इनको भी एग्जाम लिखना है, डॉक्टर बनने का सपना सबका पूरा होना चाहिए। हाँ भाई 13 आवर्स, इधर 13 आवर्स के लिए रेडी हैं? यारो भाई 13 घंटे मेहनत करने के लिए। हाँ भाई बोलो। ठीक है चलो 13 आवर्स मान लेते हैं, जिन्होंने 14 आवर्स बताया था वो 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि मैक्सिमम मैं 13 आवर्स ही दूंगा। मैंने 11 घंटे सेव कर लिए, 11 घंटे में मैंने अपना सोने वाला पार्ट संभाल लिया, 6 घंटे का ऑलमोस्ट 7 घंटे का जो मैं पूरा कर सकता हूँ, वैसे तो बहुत नीड नहीं होती है, 6 घंटा भी आप सो लेते हो तो बहुत होता है ना। ऐसा कुछ नहीं कि 8 घंटे में सोऊंगा तो ही बॉडी मेरी रिलैक्स रहेगी और उसके बाद मेरी इफिशियंसी बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। रिसेंटली एक एलॉन मस्क का ट्वीट है कोई, मैंने डेट नहीं देखी उसकी, मैं वेरीफाई करके बता दूंगा। तो उसका कोई ट्वीट है जिसमें उसने कहा है कि ना आई हैव टू वर्क ऑन एक्स, एक्स मतलब वो ट्विटर वाला जो है ना, एक्स AI एंड टेस्ला, मुझे इन तीनों पे काम करना है। वो तो इंग्लिश में बात करता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इन तीनों पर मुझे काम करना है, इसीलिए मैं अब से अपने 24 आवर्स अपने ऑफिस में ही गुजारूंगा। ये रिसेंट का ट्वीट है उसका, ठीक है ना। तो बात कौन कर रहा है आप समझ रहे हो? एलॉन मस्क, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ये बात कर रहा है कि मैं 24 आवर्स अपनी मेहनत में गुजारूंगा, अपने ऑफिस में गुजारूंगा, मतलब उसे आराम नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमारे आपकी तरह से दोस्तों के साथ बैठ कर उसको चाय नहीं पीनी है, उसे कुछ करना है। इसलिए पता नहीं कौन से देश का आदमी है, कहाँ है कौन है मैं जानता भी नहीं, उसे फोटो देखिए फिर भी मैं आपके सामने आज उसकी बात कर रहा हूँ। इतनी काबिलियत तो मुझे अपने अंदर लानी है ना कम से कम, कि 2-4 लोग मेरा एग्जाम्पल तो दे पाए किसी को कि देख भाई उसने कुछ किया था अपनी ज़िंदगी में, तो भी कुछ कर सकता है ना। तो इतना तो होना चाहिए मेरे पास में। तो इसीलिए जो है ना वो मतलब मुझे बहुत नहीं सोना है, मैंने कहा ना कि 6 घंटे सो लिया हूँ बहुत है, बाकी 5 घंटे बच रहे हैं उसमें कर लूंगा बाकी जो अपने काम होते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं। 13 आवर्स में आप जानते हो भाई 6 घंटे तो आपके कोचिंग में गुजरेंगे रोज, ठीक है ना। 6 के मतलब साथ ही मान के चलो आधे घंटे का DPP रहता है, 6 घंटे आपकी क्लास लेक्चर रहते हैं, आधे घंटे का आपका DPP, ऑलमोस्ट मैंने 7 घंटे मान लिए कोचिंग के लिए। क्या आप 7 घंटे कोचिंग में पढ़ते हो? मुझे बस इतना बताओ कोचिंग में जो 6 घंटे पढ़ाए, DPP वाला पार्ट तो क्वेश्चंस का है उससे अब हटा, 6 घंटे मैंने जो कोचिंग में पढ़ाए, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैंने बॉटनी जूलॉजी, उसे जाकर घर पर पढ़ने के लिए मुझे कितना समय चाहिए? आप बताओ। जो 6 घंटे मैं यहाँ पढ़ के जा रहा हूँ
उससे मैं जाकर घर पर भी पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, एक बार देखूंगा टीचर ने क्या लिखाया है ना, किस तरह क्वेश्चंस कराए। उसे पढ़ने के लिए घर पर कितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए आपको, तो समझ के बोलना है। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं इस बात का भी कि देखो हर किसी का आईक्यू सेम लेवल पर नहीं होता है, सभी की एफिशिएंसी सेम नहीं होती, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो आप कह रहे हो भाई, बहुत बात बड़ी बात जो है वो मैक्सिमम 2 आवर मैंने शामिल किए हैं। मतलब वैसे तो मैं इसको 1 घंटा ही लिखने वाला था, बट मैंने आपकी शक्लों को देखते हुए थोड़ा सा चेंज किया इस मामले में। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मैं 6 घंटे कोचिंग पढ़ के गया और उसी बात को पढ़ने के लिए घर पे फिर 6 घंटे लगा दिए मैंने। तो मैंने तैयारी कहाँ की, मैंने कोचिंग में क्या किया उस समय पर। कोचिंग पर मैंने क्या किया, मैं दोस्त से बातें कर रहा था, ठीक है ना, मैं उधर उधर पंखे गिन रहा था कि कोचिंग में कितने पंखे लगे हैं, कोचिंग में कितनी एसी लगी हैं। मैं ये देख रहा था कि टीचर कैसे बात कर रहा है। मैं ये देख रहा था कि कितने बच्चे हैं, ये कितना पैसा कमाते होंगे, ठीक है ना। मैं इसी कैलकुलेशन में लगा हुआ था। तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी है मुझे, ठीक है ना। मतलब हाँ ठीक है, आपके हिसाब से आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा लगेगा ये बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब इस इंडस्ट्री का जो है आप कह सकते हो ये एक गलत वो है ना, कि जब कोई नॉर्मल इंसान इसमें कैलकुलेशन करता है वो क्या है कि सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स गिनता है। उसने गिना अच्छा इस क्लासरूम की स्टूडेंट 150, पर बच्चा ₹1,00,000 ले लिए उन्होंने, कितना होगा 1.5 करोड़। ठीक है, खर्चा क्या है, कुछ भी नहीं है। अब तो मार्कर में इंक भी नहीं डालनी, ये डिजिटल पेन काम करने वाले, इसका खर्चा क्या जाता है इनका। कितना बिजली का बिल भर देते होंगे महीने भर में, ₹1,00,000 का। उसमें से ₹1,00,000 निकले हैं बस, खाली पैसा ही पैसा है इनके पास में। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक, और भी तमाम आप जानते हैं खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम जानते हैं कि सेंटर कॉस्टिंग क्या होती है क्या नहीं। खैर, तो मतलब मैं अगर, मतलब मेरा ये टारगेट है कि जो काम मैं 6 घंटे में कोचिंग में पढ़ के जा रहा हूँ उसे घर पर मैं मैक्सिमम 2 ही घंटे दे सकता हूँ। भाई मैं क्लासरूम में बैठकर इतने अच्छे से पढ़ के जाऊंगा कि मुझे घर पर उन चीज़ों को बहुत रिवाइज नहीं करना है कि बैठ के मैं रटने में ही लगा हुआ हूँ। भाई चीज़ें मैंने पढ़ी है ना पहले एक बार। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी एकदम फ्रेश याद करना है जिसके लिए बहुत समय लगाना है। बस मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि भाई वो काम में 1 घंटे 1.5 घंटे में जो कोचिंग का काम है वो मैंने सारे सबसे पहले नोट्स रिवाइज किए कि भाई जो भी कोचिंग में पढ़ाएगा मुझे क्या क्या पढ़ाएगा, मैंने नोट्स रिवाइज किए, जो थ्योरी वाली बातें बताएंगी मुझे वो थ्योरी वाली बातें मैंने डिस्कस की अपने लिए कि भाई मेरे पास में ये रहेगा, मैंने वो देख लिया। ठीक है ना, मैक्सिमम इतना समय दूंगा मैं कोचिंग आवर्स कोचिंग के लिए। उसके अलावा बताओ कितना समय बचा आपके पास में ये पढ़ने में, कितने बचे हैं, 5 घंटे बचे हुए हैं। आधा घंटा आप डीपीबी चले गए लेके चले गए थे, मान लेते हैं आपके पास में सिर्फ 4.5 घंटे मान लेता हूँ। इन 4.5 घंटे में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं 120 क्वेश्चंस लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने समय बहुत ज़्यादा है तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे भाई मेरे, वो तो मैंने एक रफ आइडिया बताया कितना है। मेरे पास समय ज़्यादा हो उस दिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन लगा लूँ, किस दिन समय कम पड़ेगा उस दिन कम क्वेश्चन लगा लूँ। वो टॉपिक पर डिपेंड करता है भाई, देखो हर टॉपिक को इक्वल समय नहीं दिया जा सकता कभी भी। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो 4.5 घंटा बचा है मेरे पास में, इसमें मेरा काम सिर्फ क्या होगा, घर पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कि मैं उस टॉपिक से संबंधित जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया है, अगर मेरा अकेडमिक कमज़ोर है मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाऊंगा, नीट 26 के लिए सबसे ज़रूरी बात कोई है तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात है नीट के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, क्योंकि अकेडमिक मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा सा रेडी है पहले से। मैं 100% ना मानूँ लेकिन कुछ परसेंटेज में तो अकेडमिक्स मेरा रेडी है। स्किल भी थोड़ी बहुत मैंने पहले से डेवलप करी रखी हैं, बस उनमें मुझे इंप्रूवमेंट्स लाने हैं। लेकिन जो मुझे मेन मेहनत करनी है, मेन समय जो देना मुझे, वो सबसे ज़्यादा समय मुझे किस पे देना है, अपना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे देना है। तो मैं जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ मुझे उस बात पे ध्यान देना है। ऑलमोस्ट 25,000 क्वेश्चन आपने इस फॉर्म में प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ना ऑलमोस्ट 16,000 क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के फॉर्मेट में करा दिए। कितना हो गया टोटल, 25,000 और 16,000 मिला के जोड़ के बताओ, 41,000 है ना। ये काम तुरंत होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले काम तो तुरंत हो जाने चाहिए मुझसे। 41,000 क्वेश्चन हो गए। बाकी कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हो और मैंने अलग से लगा लिए, नहीं भी लगा लिए, पर मैं अगर देखूं तो 40,000 क्वेश्चन मायने रखते हैं। अगर आप सही से ढूंढने बैठ जाओ, अगर सारे क्वेश्चंस का आप कलेक्शन इकट्ठा करने बैठ जाओ तो आपको सारे टॉपिक्स को मिला के अच्छे क्वेश्चंस इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकते, है ही नहीं मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल। भाई हर बार क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं एक बुक से दूसरी बुक में अगर हम जाते हैं तो।
तो मतलब मैक्सिमम जितने अच्छे क्वेश्चन थे और जितने क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल थे मैंने वो सारे क्वेश्चन कर लिए, हर क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजर के जा चुका है। ठीक है भाई, तो बताओ क्या इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? कर पाओगे? क्या इस प्लान को फॉलो कर सकते हो?